ये जो कोलकाता का रेप मर्डर केस चल रहा है, इसमें जो विक्टिम है संजय रोहित की लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके ऊपर पहली बार लीगल एक्शन लिए गए हो, वो भी फीमेल्स की छेड़छाड़ के लिए। इसने पास्ट में हॉस्पिटल में वो भी फीमेल पेशेंट के साथ क्या क्या हरकतें कर रखी है, जब इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया था, वो मैं तुम्हारे साथ प्रूफ में शेयर करने वाला हूँ। एंड आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के लिए भी लाइफ में ऐसा पहला केस नहीं है जब इसके काले चिट्टे बाहर निकल गए हो। तो इन दोनों ने पास्ट में और भी क्या क्या हरकतें कर रखी है, वो सारी चीजें समझते हो हम लोग आज के टॉपिक पे भी आएंगे, वो भी डिटेल में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे गांधी जी के मर्डर से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर तुम्हारे साथ छोटी से छोटी डिटेल शेयर की जाएगी, वो भी प्रूफ के साथ में। इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना। तुम्हें गांधी जी के मर्डर की जो सीरीज की वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। अब देखो, ईयर 1993 में मौमिता देवनाथ इस दुनिया में आती है जब इनके फादर टेलर का काम कर रहे होते हैं, बच्चों की स्कूल्स की यूनिफॉर्म रेडी किया करते थे और उन्हीं को सेल करते थे। उन्हीं पैसों से घर का ऑलमोस्ट सारा मैनेजमेंट भी चलता था एंड उन्हीं में से कुछ पैसों से अपनी बेटी को स्टडी में भी सपोर्ट किया करते थे। धीरे धीरे मौमिता देवनाथ की 10th होती है, 12th होती है, देन उसके बाद में डॉक्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट, लाइक एमबीबीएस, पीजी। एंड जब पीजी सेकंड ईयर ट्रेनिंग का चल रहा होता है, तो वो जो सेकंड ईयर था ट्रेनिंग का, वो कोलकाता के इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहा होता है। अब अपन आ चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे। अब मैं तुम्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज का कुछ पास्ट बता देता हूँ, पास्ट की कुछ हरकतें बता देता हूँ, जिससे तुम्हें आने वाली चीजें सारी ऑटोमेटिकली समझ में आती रहेगी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कब से क्या चीजें चलती आ रही है। ईयर 1886 मींस ब्रिटिशर्स का टाइम। उस वक्त बंगाल में या कोलकाता में ज्यादा मेडिकल स्कूल्स या फिर मेडिकल कॉलेजेस बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स को क्वालिटी स्टडी नहीं मिल पाती थी। और जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के बहुत कम, वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं मिल पाती थी और एडमिशन हो पाना तो दूर दूर की बात थी, बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए ईयर 1886 में राधा गोविंदा कोलकाता में एक मेडिकल स्कूल की स्थापना कर देते हैं एंड उसके बाद डॉक्टर कर लोकल फिजिशियंस एंड लोकल डॉक्टर की हेल्प लेके इसे कॉलेज बना देते हैं। एंड उसके कुछ टाइम बाद ईयर 1921 में उस नाम को हटा के, मेडिकल स्कूल को हटा के, इसका नाम आरजीकर मेडिकल कॉलेज कर दिया जाता है। आई थिंक अब इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नाम के पीछे की हिस्ट्री तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ कम टू ईयर 2001। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 4 बॉयज हॉस्टल एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल होते हैं। बॉयज हॉस्टल में एक लड़का रहा करता था बाय द नेम ऑफ सौमित्र बिस्वास एंड गर्ल्स हॉस्टल में हिज गर्लफ्रेंड बाय द नेम ऑफ उर्मिता दास। तो 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त, ये जो मैं तुम्हें 9 से 10 दिन का टाइम पीरियड बता रहा हूँ, इस 9 से 10 दिन के टाइम पीरियड के बीच में उर्मिता दास का बर्थडे होता है, जो कि सब लोग मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं। अब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि कुछ फोटो पिक्स वगैरह भी क्लिक कहीं ना कहीं हो जाती है। एंड उसके बाद 25 अगस्त को मॉर्निंग में उर्मिता दास के पास में एक एक्स एडल्ट वीडियो आती है कहीं से, जिसके अंदर उसी का फेस लगा होता है। वो देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि इतना भद्दा काम आखिर किया तो किया किसने, और इनके पास फोटो गई तो गई कैसे। ये सारी चीजें देख के सौमित्र विश्वास अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करती है। वो भी देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये भद्दा काम आखिर किया तो किया किसने एंड किया तो किया कैसे। उसके बाद 4 से 5 दिन में सौमित्र विश्वास को अपने फ्रेंड्स, बॉयज एंड जो भी सर्कल होता है वहां से पता चलता है कि ये सारा भद्दा काम हमारे ही मेडिकल कॉलेज में किया गया है। क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आसपास का जो रेड लाइट एरिया थे, जब स्टूडेंट के वीकेंड्स या फिर हॉलीडेज हुआ करते थे, तो आसपास के रेड लाइट एरिया से सेक्स वर्कर्स को बुला के रूम नंबर 15 में एडल्ट वीडियोस भी बनाई जाती थी। इवन की रूम नंबर 15 में वीडियो शूटिंग का सारा सामान भी मिला था, लाइक ट्राइपॉड, कैमरा, रिफ्लेक्शन लाइट या फिर जो भी सारा सामान काम आता है एक वीडियो शूट के लिए। एंड यू कांट बिलीव कि भाई जब सेक्स वर्कर्स नहीं मिल पाते थे, तो जो स्टूडेंट की प्रैक्टिकल स्टडी के लिए डेड बॉडीज आती थी, रियल डेड बॉडीज, बिल्कुल ताजी, जिन्हें कहते हैं कि भाई जो नई नई डेड बॉडीज आई हैं, उसी से ही एडल्ट वीडियोस बना के किसी सेलिब्रिटी का या किसी फेमस पर्सन का फेस लगा दिया जाता था। इवन की कभी कभी जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उन्हीं का ही फेस लगा दिया जाता था। और ये सारी चीजें सौमित्र विश्वास को एक दिन पता चल जाती है। पता चल जाने के बाद में वो अपने कॉलेज के हेड को जाके बोलता है कि मुझे सब कुछ तुम्हारा पता चल चुका है और ये चीज मैं जनता के सामने लेके आऊंगा। एंड इसी से 2-3 दिन पहले एक दिन वो रात के टाइम अपने घर पे मदर से भी बात करता है कि माँ मैं बहुत जल्द घर पे आने वाला हूँ, हमारे कॉलेज में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनडायरेक्टली मदर को बता भी देता है कि क्या कुछ चल रहा है कॉलेज में।
अब घर जाने से पहले ही कॉलेज वाले घर पे उनके कॉल करके बताते हैं सौमित्र विश्वास के कि आपके बेटे ने फैन से लटक के सुसाइड कर लिया। लेकिन ये सुनने के बाद में माँ बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि एक तो पहली वो बिल्कुल छोटी सी नायलॉन की रस्सी से सुसाइड किया था, जिससे आई थिंक सुसाइड करना पॉसिबल भी नहीं है। एंड दूसरी चीज माँ ये बोलती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने 4 से 5 दिन पहले कॉल पे ये बोला था कि माँ मैं बहुत जल्द घर पे आने वाला हूँ। एंड वो बहुत खुश भी था, लेकिन उसने ये बोला था कि कॉलेज में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जो पुलिस होती है, सिस्टम होता है, वो इनके पेरेंट्स को, सौमित्र विश्वास के पेरेंट्स को ये बोलता है कि इनका कुछ अफेयर था, शायद इन्हें धोखा मिला, इसलिए इन्होंने ये रास्ता चुना सुसाइड का। लेकिन माँ कहती है उसने मुझे कॉल पे ये भी बताया था कि कॉलेज के अंदर सेक्स रैकेट भी चल रहा है। और जब माँ ये बोलती है तब फिर सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेशन होना बिल्कुल सही बात थी। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो जो मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई एडल्ट वीडियोस के रूम नंबर 15 में, वो सारी चीजें एक रिपोर्ट के थ्रू निकल के आती है, जिसका आर्टिकल भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ प्रूफ के लिए। उस वक्त ये ज्यादा केस बाहर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि इसके पीछे काफी पॉलिटिक्स भी पाई गई थी। नाउ लेट्स कम टू ईयर 2019। वो ये ईयर था जब संजय रॉय पहली बार अपने गांव से कोलकाता आता है। कोलकाता आने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एज ए कुक काम करता है। किसी भी इंसान को काम वगैरह तो चाहिए होता है, तो ये आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एज ए कुक काम करता है। लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है कि संजय रॉय काम करते करते हॉस्पिटल से भाग जाता है। लेकिन कहाँ भागता है, क्यों भागता है, किसको बता के भागता है, ये किसी को बिल्कुल भी नहीं पता था। और हॉस्पिटल इस चीज पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि एक कुक ही तो था, दूसरा ले आएंगे। फिर 3 साल तक भाग जाता है और 3 साल बाद ही कोलकाता वापस आ जाता है ईयर 2023 में। इसकी 2 सिस्टर्स भी है संजय रॉय की। एक सिस्टर कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर, दूसरी सिस्टर होम गार्ड है। तो जब ये 3 साल बाद वापस आता है कोलकाता में, तो ये पुलिस वॉलंटियर की ड्यूटी करने लग जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। पुलिस वॉलंटियर वो एक पर्सन होता है जो अपने टाइम एंड स्किल से पुलिस की हेल्प करता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं अपने एरिया में पुलिस वॉलंटियर हूँ और मेरे एरिया में या फिर कहीं और मेरी सिटी में कोई ऐसा इवेंट या फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है जहां पे बहुत ज्यादा पुलिस की, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, तो मैं एज ए पुलिस वॉलंटियर सेम पुलिस की तरह हेल्प कर सकता हूँ। और इस चीज के लिए कुछ पुलिस वॉलंटियर को पैसे मिलते भी थे और कुछ को नहीं भी मिलते। तो कुछ टाइम तक ये डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस वॉलंटियर की ड्यूटी करता है। एंड उसके बाद में ये सब चीजें छोड़ के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने लग जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने के पीछे इसका मेन मोटिव कुछ और था, ना कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करना। इसका मेन मोटिव ये था कि ये जो हॉस्पिटल है वहां पे अच्छे कनेक्शंस, अच्छे लोगों से बातचीत करके ये इस हॉस्पिटल का ब्रोकर बन पाए। ब्रोकर वो होता है लाइक तुम किसी भी बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे जाओगे तो वहां पे तुम्हें बहुत से ब्रोकर खड़े देखने को मिल जाएंगे, जो तुमसे रिश्वत लेके, कुछ पैसे लेके तुम्हें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें बेड दिलवाते हैं, ताकि तुम्हारा सारा का सारा इलाज फ्री में हो सके। तो अब देखो, इसके सारे जगह से पैसे आ रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड से भी पैसे आ रहे थे, और ज्यादा ध्यान इसके ब्रोकर बनने को था कि ये पेशेंट्स को कैसे तैसे पैसे लेके बेड दिलवाता था, उधर से भी पैसे आ रहे थे, सब कुछ सही चल रहा होता है। अब देखो, यहाँ तक तो संजय रॉय की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसके पास 2-3 काम होते हैं जहाँ से पैसे भी कमा रहा होता है। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में ये आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक बहुत बेहुदा हरकत कर बैठता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाता है। वो हरकत ये करता है कि एक दिन इस हॉस्पिटल में एक लेडीज अपने छोटे बेटे को लेके आती है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो भी जल्द से जल्द। तो इस इंसिडेंट में संजय रॉय उस लेडीज की, उसके छोटे बेटे की काफी ज्यादा हेल्प करता है। हॉस्पिटल में जितनी भी चीजें हो रही होती है उसके बेटे के लिए, लाइक ट्रीटमेंट, मेडिसिन, पैसे वगैरह का खर्चा, सब कुछ संजय रॉय संभाल लेता है, जिससे लेडीज काफी खुश भी होती है वो। एंड उसके बाद में उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेके उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है, उससे गंदे गंदे मैसेजेस करने लग जाता है, हरास करने लगता है। इतना गिर जाता है संजय रॉय कि उसे ये लाइन बोल देता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इस लाइन पे भी वो ब्लैकमेल करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो लेडी बहुत ज्यादा परेशान होकर पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है, जिसके बाद में इस संजय रॉय पे एक लीगल एक्शन भी लिया जाता है, जिसके अंदर संजय रॉय की कॉल डिटेल्स, मैसेजेस, सारी चीजें ट्रैक करके ये जो संजय रॉय है ये दोषी भी पाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि मे भी इसके अच्छे कनेक्शंस थे, फैमिली में पुलिस थी, एंड खुद भी एक पुलिस वॉलंटियर था, हो सकता है उस वजह से। लेकिन उसके बाद में अब आ जाते हैं हम लोग 2024 5 अगस्त, ठीक है। इसी अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब संजय रॉय 5 अगस्त को खड़गपुर के गांव सलवा में जाता है, जहाँ पे पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग होती है। तो ये मीटिंग अटेंड करने जाता है और उसके 3 दिन बाद, मतलब 8 अगस्त को कोलकाता वापस आ जाता है। और जब ये कोलकाता वापस आता है तो
तो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जाता है दोपहर या फिर इवनिंग के टाइम पे, जब ये एज ए ब्रोकर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ब्रोकर का भी काम करता था, तो एज ए ब्रोकर वहां पे 2 पेशेंट्स को उस दिन एडमिट करवाता है, बेड दिलवाता है। तो ये पेशेंट्स को एडमिट करवा के हॉस्पिटल से चला जाता है। अब कहाँ जाके क्या करता है ये किसी को नहीं मालूम, बट ये रात को 11:30 बजे 11:30 पे हॉस्पिटल वापिस आता है उन 2 पेशेंट्स में से एक पेशेंट से मिलने, जिसके नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन मॉर्निंग में सर्जरी होने वाली थी। उससे कुछ बातचीत करने आता है कि सब कुछ ठीक तो है, तुम्हें किसी चीज की हेल्प चाहिए या फिर 1-2 छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे निपटाने आता है। तो ये 11:30 बजे आता है और रात को 1 बजे के आसपास ये हॉस्पिटल से वापिस चला जाता है। तो जब ये रात को 1 बजे हॉस्पिटल से वापस जा रहा होता है, इसके साथ में संजय रॉय के साथ में एक इसका फ्रेंड भी होता है जो कि पुलिस वॉलंटियर ही होता है। तो ये दोनों रात को 1 से 2 बजे के बीच 2 रेड लाइट एरिया जाते हैं, एक काली घाट और एक सोआ बाजार। तो जब ये रेड लाइट एरिया जाते हैं वहां पे जाके ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक करने के बाद में संजय रॉय उस रेड लाइट एरिया में जाके कुछ भी नहीं करता। जो इसके साथ फ्रेंड होता है वो रेड लाइट एरिया में अंदर जाके जो भी चीजें होती है वो सारी, मतलब ठीक है तुम लोग समझ गए, ठीक है। संजय रॉय ऐसा कुछ नहीं करता, वहां पे ड्रिंक करता है। वो जो रेड लाइट एरिया में बहुत सी लेडीज खड़ी रहती है, उनमें से एक लेडीज से ये कुछ पैसे देके उसकी पर्सनल फोटोज वगैरह अपने फोन में ले लेता है। इतना काम करते हैं दोनों। 2 रेड लाइट एरिया जाते हैं। 2 रेड लाइट एरिया जाने के बाद ये हॉस्पिटल वापिस आ जाते हैं। रात को 3 बजे हॉस्पिटल दोनों वापिस आ जाते हैं। वापिस आने के बाद में जो इनका दूसरा पेशेंट था उससे मिलते हैं, क्योंकि उसके एक्सरे वगैरह में प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। लाइक एक्सरे डिले हो रहे थे, एक्सरे अच्छे से हो नहीं पा रहे थे। उसके एक्सरे वगैरह संजय रॉय एंड उसका फ्रेंड करवाते हैं। करवाने के बाद में हॉस्पिटल के चारों तरफ जो एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से बाहर आके एक ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे, एक सुनी सी जगह थी। तो वहां पे दोनों बैठ के ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद में संजय रॉय अपने फ्रेंड को उबर बाइक बुक करके उसे घर पे भेज देता है। और ड्रिंक करते वक्त जो ये रेड लाइट एरिया से किसी एक लेडी की पर्सनल इमेजेस, बूट्स वगैरह लेके आया, तो वो सारी चीजें देखता है। इसका फोन पूरा पोर्नोग्राफी कंटेंट से भर रखा था। एंड एक चीज और देखने को मिली थी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये सारी हरकतें करने से पहले, जो डॉक्टर के साथ में इसने बेरहमी से हरकतें की थी, उससे पहले ये अपनी गर्लफ्रेंड से भी न्यूड पिक्स की डिमांड करता है। यहाँ पे तुम लोग आर्टिकल भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसने ड्रिंक वगैरह सब कुछ कर लिया, अपने फ्रेंड को घर पे भी भेज दिया। अब बज जाते हैं रात के अराउंड 3:30 से 4। तो ये जो 3:30 से 4 बज चुके हैं, मैंने तुम्हें सारा बताया कि 8 अगस्त को शाम से लेकर रात तक संजय रॉय ने क्या क्या किया था। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में डॉक्टर मौमिता देवनाथ जो उस वक्त हॉस्पिटल में, उसके साथ साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या चीजें की, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि फिर दोनों चीज जो है रात के 3:30 से 4 बजे के बीच थी। अब देखो इस वक्त रात के टाइम पे डॉक्टर मौमिता देवनाथ भी आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में थी। और जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे बताया, डॉक्टर मौमिता देवनाथ एक पीजी सेकेंड ईयर ट्रेनिंग स्टूडेंट है। तो जिनको यहाँ पे ज्यादा ड्यूटी करनी होती है, ज्यादा हार्स ऑफ ड्यूटी स्पेंड करना रहता है, 36 हार्स की ड्यूटी करने के बाद में रात को 12 बजे डॉक्टर मौमिता देवनाथ अपने 2 जूनियर फ्रेंड्स के साथ खाना खाते, जिसमें से एक का नाम होता है औरको एंड दूसरे का नाम होता है सौमित्र। तो ये रात को 12 बजे खाना खाते हैं। 12 बजे खाना खाने के बाद भी ये तीनों रेस्ट करने के लिए 3rd फ्लोर पे जाते हैं। 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल जाने के बजाय स्लीप रूम में रेस्ट करने के लिए जाते हैं। स्लीप रूम में, स्लीप रूम वो था वहां पे जहां पे महीने में सिर्फ 2 से 3 ऐसे पेशेंट आते थे जिनको नींद से रिलेटेड, मतलब नींद आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी। 2 से 3 पेशेंट आते थे, तो इसलिए वहां पे डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट रेस्ट भी कर लिया करते थे, ठीक है। तो जिस दिन ये रात को रेस्ट करने के लिए स्लीप रूम में गए थे, वहां पे एक स्लीप टेस्ट भी चल रहा था किसी पेशेंट का। तो रात को 1:30 बजे ये स्लीप टेस्ट खत्म होता है। अब 12 बजे से लेकर, ये 12 बजे इन्होंने खाना खाया था, तो आधे घंटे के आसपास मैंने खाना खाने भी लगा हुआ। तो 12:30 से लेकर जो 1-1:30 बजे का बीच का टाइम पीरियड है, इस आधे 1 घंटे में हुआ क्या था, इन तीनों ने वेट किया था सेमिनार हॉल में कि कब स्लीप रूम फ्री हो जाएगा तो वहां पे कोई रेस्ट कर लेगा। तो ये तीनों, औरको, सौमित्र एंड डॉक्टर मौमिता देवनाथ, तीनों सेमिनार हॉल में चले जाते हैं। वहां पे वेट करते हैं, कुछ बातें करते हैं। देन उसके बाद में रात को 1:30 बजे स्लीप रूम में जो टेस्ट चल रहा था किसी पेशेंट का, वो फ्री हो जाता है। उसके बाद में औरको एंड सौमित्र दोनों जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, वो स्लीप रूम में जाके रेस्ट करते हैं और डॉक्टर मौमिता देवनाथ सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करती है अकेली, ठीक है। देन उसके बाद में रात को 2:45 पे इस 3rd फ्लोर पे एक हाउस स्टाफ आता है बाय द नेम ऑफ कोलम,
जो कि किसी काम से आता है, कॉलम आता है एंड उसके कुछ देर बाद एक इंटर्न और आता है थर्ड फ्लोर पे रेस्ट करने के लिए बाय द नेम ऑफ शुभदीप। अब क्योंकि ये इंटर्न था तो थर्ड फ्लोर पे इंटर्न के लिए रेस्ट रूम अलग से था, इसलिए ना ही तो वो उस स्लीप रूम में जाता है जहाँ पे और सौमित्र रेस्ट कर रहे थे, और ना ही तो सेमिनार हॉल में जाता है जहाँ पे डॉक्टर मौमिता देवनाथ रेस्ट कर रही थी। रात को अराउंड 3:30 बजे जब संजय रॉय ड्रिंक वगैरह करके बिल्कुल फ्री हो चुका था और यहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे थे थर्ड फ्लोर पे, तब 3:30 से 4 बजे के आसपास जो संजय रॉय है वो हॉस्पिटल में एंटर करता है, हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाहर से अंदर आके हॉस्पिटल में एंटर करता है। और इसका पूरा ऑल मूड सेट था कि भाई आज मुझे किसी न किसी का शिकार करना है, आज मुझे किसी न किसी के साथ जबरदस्ती करनी है, क्योंकि पहले इसका माइंड बिल्कुल वैसा हो रखा था। एक तो रेड लाइट एरिया जाके आया था जहाँ पे इसने कुछ किया नहीं था, एंड सेकंड थिंग इसने अपनी गर्लफ्रेंड से नोट्स वगैरह भी मंगाई थी, एंड इसका फोन पूरा पोर्नोग्राफी एडल्ट से भरा हुआ था। ये तो हमें काफी रिपोर्ट्स से पता भी लग गया, ठीक है। तो जब भी रात को 3:30 से 4 बजे के बीच में हॉस्पिटल में एंटर होता है तो इधर उधर पागलों की तरह भटकता है कि कोई मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ जबरदस्ती कर लूं। लाइक ऑपरेशन थिएटर्स में भी देखता है, किसी को कोई नहीं मिलता, एंड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इधर उधर भटकता है, किसी को देखता है कि मैं किसके साथ जबरदस्ती कर लूं, लेकिन जब कोई मिलता नहीं है तो ये थर्ड रात को 4:03 पे यही वो एग्जैक्ट टाइमिंग है जब संजय उस सेमिनार हॉल में एंटर कर जाता है, और 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर आता है। जो भी कुछ हुआ था ये सारा इन 37 मिनट्स के अंदर ही हुआ था। 4:40 पे बाहर आता है, एंड उसके कुछ टाइम बाद में हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ थर्ड फ्लोर पे आगे पूछता है कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ कहाँ है, उनके फ्रेंड्स औरको और सौमित्र से, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तो बताते हैं कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही है। तो जब वो हाउस स्टाफ और औरको सेमिनार हॉल में जाके देखते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलती है हमारे जूनियर डॉक्टर के साथ में, वो पूरे देश को पता है। तो जब उन्हें अब देखो सुबह 6 बजे हॉस्पिटल के स्टाफ को ये पता चल जाता है कि सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो किस कंडीशन में पड़ी हुई है शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज की डेट में हमारे देश में नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद में एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को कॉल किया जाता है कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर मौमिता देवनाथ की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जबकि हॉस्पिटल से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे था डॉक्टर संदीप घोष का घर उस वक्त। तब भी वो पूरा 1 घंटा लगा के सुबह 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पहुंच जाने के 1 घंटे तक तो सारी चीजें खुद देखते सेमिनार हॉल में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बाकी तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। और 9 बजे पुलिस को कॉल किया जाता है, मतलब बॉडी दिखी 6 बजे और उसके 3 घंटे बाद 9 बजे पुलिस को कॉल करते हैं, जबकि बॉडी दिखती इंस्टेंटली पुलिस को कॉल कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 9 बजे पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, खुद से देखती है सारी चीजें सेमिनार हॉल में, कोई एफआईआर रजिस्टर होती नहीं है ये सब। एंड उसके बाद में 10:53 पे एट 10:53 डॉक्टर मौमिता देवनाथ की मदर को कॉल किया जाता है औरको की तरफ से। औरको वही फर्स्ट ईयर का जूनियर स्टूडेंट है जो उस रात स्लीप रूम में सो रहा था। फर्स्ट कॉल पे डॉक्टर मौमिता देवनाथ की मदर को ये बोला जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद में सिर्फ कॉल कट कर देता है और को, लेकिन मदर वापस से कॉल बैक करती है तो और को ये बोलता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। ये लाइन यूज की गई थी औरको की तरफ से कि आप फौरन हॉस्पिटल आ जाओ, ठीक है। उसके बाद में कॉल कट कर देता है। अभी सारी चीजें सुनने के बाद में अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स की क्या कंडीशन होगी वो आई थिंक तुम लोगों को सभी को पता है जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो मदर वापस से कॉल बैक करती है और इस बार औरकों की तरफ से मदर को ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप जल्दी से आ जाओ। अब वो 12 बजे के आसपास जस्ट 1 घंटे बाद में 10:53 पे औरकों ने कॉल किया था। अब 12 बजे के आसपास जस्ट 1 घंटे बाद में ही पेरेंट्स हॉस्पिटल आ जाते हैं, और जब हॉस्पिटल आते हैं 12 बजे तो जो डॉक्टर संदीप घोष है वो तसल्लियां दिलासा देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप समझने की कोशिश करो एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स बोल के, लेकिन जो मदर है उसको अपनी बेटी को देखने से मना किया जा रहा था 3 घंटे तक, 3 बजे तक। और वो भी कब देखने को मिले जब मदर की ऐसी कंडीशन होगी थी, बिल्कुल बेचैनी जैसी, जैसे रहा ना जा रहा हो, जोर जोर से चिल्लाना, वो सारी कंडीशन हो गई थी। तब 3 बजे, 3 घंटे बाद में अपनी बेटी को देखने को परमिशन दी थी हॉस्पिटल स्टाफ ने, ठीक है। लेकिन जब मदर ने अपनी बेटी को देखा तो बहुत जोर से चिल्लाई कि कौन कहता है ये सुसाइड है। सीरियसली गूज़बम्स आ रहे हैं ये चीजें बोलते हुए, जब वो बहुत जोर से चिल्ला के ये बोली कि कौन बोलता है कि ये सुसाइड है। इस वीडियो के हेल्प से अगर तुम्हें कोलकाता रेप मर्डर केस से रिलेटेड कुछ भी ऐसा पता चला हो जो तुम्हें पहले नहीं पता था, तो तुम लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड नेक्स्ट इस चैनल पे क्या आने वाला है वो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था।